हो जाएगा, उसी से रिलेटेड देख लीजिएगा कौन पढ़ाई हुआ है उसी में, पिछला वीडियो में। भारत के कुल क्षेत्रफल बताइए 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है ना। ये में 51% पर खेती होता है केवल, कै परसेंट पर, और 4% चारागाह भूमि है, 21% वन है, और 24% बंजर भूमि है। तो टोटल 100% हो गया। इसको कृषि को 7वीं अनुसूची में रखा गया है, केंद्र राज्य संबंध सभी 7वीं अनुसूची में है, तो कृषि 7वीं अनुसूची के राज्य सूची का विषय है। 2006 में इसको समवर्ती सूची में सम्मिलित करने के लिए राष्ट्रीय कृषक आयोग ने सिफारिश किया था, लेकिन इसको जो है सदन ने अस्वीकार कर दिया। तो अभी भी कृषि राज्य सूची का विषय है। 2 सितंबर 1946 को कृषि मंत्री बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 सितंबर बताइए 1946 को कौन कृषि मंत्री बने? पहला खाद्य कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कृषि के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जितना भी उत्पादन होते हैं ना भारत में फसल, 47% जगह में धान होता है भारत में, और 14% जगह में गेहूं, बाकी में अन्य खाद्यान्न और नकदी फसलें। तो ध्यान दीजिए, विश्व में जितना चावल उत्पादन होते हैं, भारत का योगदान 21.7%, और गेहूं जितना उत्पादन होता है 12%। हरित क्रांति में सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं पर पड़ा, तब धान पर। खाद्यान्न फसलों पर भारत में हरित क्रांति का प्रभाव पड़े थे, जो 1966-67 में भारत में हरित क्रांति हुई। और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलग है, और भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन है। फिर हम लोग जाने, सेरीकल्चर माने रेशम कीट पालन, एपीकल्चर माने मधुमक्खी पालन, पीसीकल्चर माने मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर माने फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर माने अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर माने केचुआ पालन, वर्मीकल्चर माने, पोमोकल्चर माने फलों का उत्पादन, पोमोकल्चर माने फलों का उत्पादन, और ओलेरी कल्चर माने सब्जियों का उत्पादन। ओलेरी कल्चर माने सब्जियों का उत्पादन। हॉर्टिकल्चर माने फल बागवानी की खेती, यानी कहेंगे बागवानी की खेती, हॉर्टिकल्चर। और एरोपोटिक्स माने हवा के पौधों को उगाना, हवा में पौधों को उगाना। हाइड्रोपोनिक्स माने जल में पौधों को उगाना। तो इतनी बातें फिर से, हाइड्रोपोनिक्स माने जल में पौधों को उगाना, एरोपोटिक्स माने हवा में पौधों को उगाना, हॉर्टिकल्चर माने बागवानी की खेती, और ओलेरीकल्चर माने सब्जियों का उत्पादन, पोमोकल्चर माने फल का उत्पादन, वर्मीकल्चर माने केचुआ पालन, विटीकल्चर माने अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर माने फूलों की खेती, और पीसीकल्चर माने मत्स्य पालन, एपीकल्चर माने मधुमक्खी पालन, और सेरीकल्चर माने रेशम कीट पालन। चलिए सर आप खड़ा हो जाइए, बोलिए तो पीसीकल्चर माने कुछ भी कैसे बोल सकते हैं, मतलब पीसीकल्चर माने कौन सी? मत्स्य पालन, ठीक है ना। कम कंसंट्रेशन बनाना है, घर पर पढ़ाई करना है, ठीक है ना, और स्नान रोज करना है, ठीक है ना, ठंडी कितना भी आ जाए। अब ये तो टेस्ट होता है, ठीक है ना, रिकॉर्ड ठंडी इधर से टूट रहा है, और स्नान भी जो है रेगुलर करना है। चलिए बैठ जाइए, शरीर के हौसला से तो ज़्यादा ठंडा नहीं ना, ठीक है ना। अच्छा एक मूवी देखे थे, सौगंध मूवी, उसमें क्या था ना कि सर डाकू, मतलब जो एक सरदार था, जमींदार था, तो उसकी बहन से मतलब एक साधारण परिवार वाला प्रेम कर लिया, ठीक है ना। तो वो जमींदार गया, मुकेश खन्ना मतलब रोल किया, और जा करके जो है उसके सभी खानदान में सबको मार दिया। एक महिला को भी गोली लगा, लेकिन जो है किसी तरीका से बच गई। तो उसके पुत्र गर्भ धारण की हुई थी, उसके पति को भी मार दिया था, ठीक है ना। तो जो है वही पुत्र जो है अक्षय कुमार जन्म लिया, ठीक है ना, मैंने बाद में। और वह जो उसको जो है दूसरे कहा कि इसको बदला लेगा, चूंकि उतना बड़ा जमींदार से। तो
उसको सब चीज़ ठंडे ठंडे, जैसे उसका छठियार जैसे होता है ना, तो छठियार में उसको जो है पूरे झरना के पानी पूरा ठंडा रहता है, उसमें उसको नहला रहा है। सब कोई कहता है कि क्यों ऐसा करे, इसको मजबूत बना रहे हैं, समझ रहे हैं ना, ताकि जमींदार से लड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिए, मतलब ये सब बहुत मोटिवेट करता था बच्चा सबके कि हम लोग को भी एक्सरसाइज करना है, मेहनत करना है, संघर्ष करना है। और देख देख करके हम लोग भी 4 बजे 5 बजे जग के बच्चा में, जब तीसरा चौथा में पढ़ते थे, जाते थे दौड़ने, एक्सरसाइज करने, थोड़ा इधर उधर, ठीक है ना। तो सही बात ना हुआ, गलत चीज थोड़ा ही हुआ हो। तो ध्यान दीजिए, आपको भी जो है मजबूत बनना है तो एक्टिव तो रहना पड़ेगा ना। पानी से डर जाइएगा तो फिर इस जिंदगी से को कैसे संभाल पाइएगा। क्या ना, पूरा पहले बोलना है ना, तब हंसना है, पहले पहले पूरा बोलना है, ठीक है ना। तो नहीं, अरे पानी से डरने की नहीं बात है तो क्या बात है बताइए। पानी से डरने की नहीं बात है तो क्या बात है बताइए, बोलिए, बोल नहीं रहे हैं क्या। तबीयत खराब होता है कहीं पर स्नान करने से तबीयत खराब होता है, हो गया लेवल नीचे हो गया है, समझ रहे हैं ना। तो उसको जो है मैंने डाउन हो गया, उस हौसला को थोड़ा ऊपर करना है, ठीक है ना। हौसला थोड़ा डाउन हो चुका है अब, तो फिर उतना कैसे जमींदार से टक्कर लीजिएगा, नहीं ना लीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए इधर। तो सेरीकल्चर माने क्या होगा बताइए, रेशम कीट पालन। सेरीकल्चर माने रेशम कीट पालन। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर अंगूर की खेती, वर्मीकल्चर केचुआ पालन, पोमोकल्चर फलों का उत्पादन, ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन, हॉर्टिकल्चर बागवानी की खेती, एरोपोटिक हवा में पौधों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स जल में पौधों को उगाना। अब हम लोग को जानना है इधर, यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी कोई, गौर करिए। और देखिए, अगर अगर देखिए रोज आसान करेंगे ना, एकदम ठाक बोलेंगे, कॉन्फिडेंस में बोलेंगे, समझ रहे हैं ना। और नहीं ना, नहीं सर नहीं होता है, एकदम ठीक, मतलब ऐसा रहता है। तो ये सब चीज़ निर्भर करेगा ना, देखिए कितना फायदा हो रहा है पढ़ाने से, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, पढ़ने पढ़िएगा, जल्दी जल्दी जो है बातें याद होगी, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अब फ्री में पानी के तो पैसा लगता नहीं है, कहीं पर भी रहते हैं तो उतने ना पैसा लगता है कि नहाइएगा तो पानियों का पैसा लगेगा नहीं ना। तो फिर पैसा वसूली पूरा करिए, ठीक है ना, जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ। तो अब ध्यान दीजिए, अगर कहें स्थानांतरित कृषि विश्व में विभिन्न भागों में भिन्न नामों से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि को देखिए क्या होता था, पहले जंगल बहुत थे, आदमी कम था, तो आदमी जो है जंगल में आग लगा देता था, और उससे जो आग लगने से जो राख बन जाते थे जो पेड़ पौधे, उससे पोषकता वहाँ ज़्यादा होती थी। तो वहाँ पर फसल उगाया 2-4 साल, देखा कि और थोड़ा कम हो गया, खाद बीज तो पहले, खाद वगैरह तो पहले था नहीं, उर्वरक वगैरह, तो देखा कि पोषकता थोड़ा कम हो गया, तो उस जगह को छोड़ देता था, दूसर जगह जंगल में जा करके आग लगा के फिर खेती करता था। ऐसे घूम घूम करके खेती करता था। तो इसे झूम कृषि, झूम झूम के कह दीजिए, घूम घूम के क्या कहिएगा, झूम कृषि। तो उत्तर भारत में इसको झूमिंग कृषि कहते हैं। कौन कृषि कहते हैं, स्थानांतरित कृषि को। वैसे ही अलग अलग जगहों में, मेक्सिको में ऐसे ही स्थानांतरित कृषि को मिल्पा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अब ये सब कम होते हैं, अब जंगल नहीं लगाने, आग लगाने दिया जाता है, लेकिन फिर भी जो नाम से जाना जाता है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो उत्तर भारत में झूमिंग, उत्तर भारत में क्या बोलेंगे, झूमिंग। मैक्सिको में क्या बोलेंगे, मिल्पा। मैक्सिको में क्या बोलेंगे, मिल्पा। ब्राजील में रोका, बोलिए, ब्राजील में क्या बोलेंगे, रोका। ब्राजील में, उत्तर पूर्वी भारत में क्या बोलेंगे, झूमिंग। मैक्सिको में मिल्पा। ब्राजील एक देश है दक्षिण अमेरिका का, जनसंख्या में भी 5 में है और क्षेत्रफलों में 5 में है। और यह ब्राजील की स्थानांतरित कृषि का नाम है रोका। क्या नाम है, रोका। मलेशिया में लदांग। मलेशिया में क्या बोलेंगे, लदांग बोलेंगे। मलेशिया में क्या बोलेंगे, लदांग बोलेंगे। तो बोलिए, उत्तरी पूर्वी भारत में झूमिंग, मैक्सिको में मिल्पा। मैक्सिको में मिल्पा, मैक्सिको में क्या बोलेंगे,
और ब्राजील में क्या बोलेंगे? रोका। ब्राजील में रोका। ब्राजील में क्या बोलेंगे? रोका। और मलेशिया में लदांग। मलेशिया में, श्रीलंका में चेना। श्रीलंका में झूमिंग कृषि को क्या बोलेंगे? चेना। जाइरे अफ्रीका में देश है, वहाँ झूमिंग कृषि को मूसले कहते हैं। मूसले के आवर्त सारणी भी है, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? आधुनिक आवर्त सारणी मूसले की, मूसले वैज्ञानिक भी है, और यहाँ मूसले वो झूमिंग कृषि का नाम भी है, स्थानांतरित कृषि का नाम भी है। और कहाँ के? जाइरे के। और थाईलैंड के झूमिंग कृषि को कहते हैं तमराई। थाईलैंड के क्या बोलेंगे? तमराई। थाईलैंड के क्या बोलेंगे? स्थानांतरित कृषि को तमराई। हिमालय पट्टी में खील कहेंगे। हिमालय पट्टी में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालड़े कहेंगे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालरे। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालड़े। और उड़ीसा में ब्रिंगा कहेंगे या वारिंगा कहेंगे। ब्रिंगा या बारिंगा। ब्रिंगा या वारिंगा। चलिए बोलिए, उड़ीसा में क्या? ब्रिंगा वारिंगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या बोलेंगे? वालड़े। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालड़े। हिमालय पट्टी में खील। हिमालय पट्टी में खील। और वालड़े कहाँ? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। उड़ीसा में ब्रिंगा या वारिंगा। तो याद करना है, यहीं पर याद करना है सभी। उड़ीसा में क्या? ब्रिंगा या वारिंगा। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में वालड़े। और हिमालय पट्टी में खील। थाईलैंड में तमराई। थाईलैंड में तमराई। थाईलैंड में जाइरे में मूसले। जाइरे में मूसले। जाइरे में क्या कहेंगे? जाइरे में क्या कहेंगे? मूसले। श्रीलंका में चेना। श्रीलंका में, मलेशिया में लदांग। मलेशिया में ब्राजील में रोका। ब्राजील में क्या कहेंगे? मैक्सिको में मिल्पा। मैक्सिको में, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग। उत्तर पूर्वी भारत में, चलिए बोलिए, उत्तर पूर्वी भारत, मैक्सिको, ब्राजील, मलेशिया, श्रीलंका, जाइरे, थाईलैंड, हिमालय पट्टी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, ब्रिंगा या बारिंगा। ब्रिंगा या बारिंगा। ब्रिंगा या बारिंगा। ब्रिंगा या बारिंगा। चलिए, तो अब बताइए, उत्तर पूर्वी भारत और मैक्सिको, अच्छा ये ऐसे थोड़ी होगा। चलिए, ये तो सब देख देख के बोल दीजिएगा। और उत्तर पूर्वी भारत बोल दीजिए कौन सी? झूमिंग। मैक्सिको और ब्राजील, ब्राजील रोका। मलेशिया लदांग। श्रीलंका, श्रीलंका जाइरे। जाइरे में बोलिए मूसले। और थाईलैंड तमराई। और हिमालय पट्टी हिल। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वालड़े। और उड़ीसा में वारिंगा या ब्रिंगा। चलिए, उड़ीसा में बोल दीजिए वारिंगा या ब्रिंगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वालड़े। हिमालय पट्टी, अब आवाज नहीं निकल रहा है सबसे, बोलिए हिमालय पट्टी थाईलैंड तमराई। थाईलैंड जाइरे मूसले। श्रीलंका और मलेशिया, मलेशिया में लदांग ना। और ब्राजील रोका। मैक्सिको मिल्पा। उत्तरी पूर्वी भारत झूमिंग। उत्तरी पूर्वी भारत और मैक्सिको मिल्पा। ब्राजील रोका। मलेशिया लदांग। श्रीलंका जाइरे। थाईलैंड तमराई। और हिमालय पट्टी और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान वालड़े। और उड़ीसा, उड़ीसा में ब्रिंगा या वारिंगा। तो याद हो गया सब किन्हीं को? बारी बारी से पूछा जाए। चलिए सर, आप खड़ा हो जाइए। आप ही खड़ा होइए सर। हाँ, आप खड़ा होइए। आप कल स्नान किए थे कि नहीं, ये बताइए हमको। कल स्नान किए थे? कल नहीं, परसों किए थे। तो अल्टरनेट में जरूर करिएगा, ठीक है ना? चलिए बताइए, क्या बोले आप? कपड़ा नहीं सूखता है? तो देखिए,
सर चलते चलते NIT घाट बैग में ले लीजिएगा और उसमें कस लीजिएगा, और NIT पूरा जो पूरा धूपे रहता है, ठीक है ना। और उधर जो है थोड़ा मोबाइल में तो पढ़वे करिएगा, ठीक है। क्या तो पंखा चला करके रात में जो है, या जाते हैं क्लास तब कपड़ा खरीद लीजिए 5 गो। इतना पैसा नहीं तब कभी नहीं पैसा रहेगा वैसे, ठीक है ना। पढ़िएगा तब उतना पैसा, तब दिमाग सही रहेगा, तब पढ़िएगा तो जल्दी नौकरी होगा, तो पैसों होगा, है कि नहीं। हाँ, अभी सोचेंगे कि नहीं पैसा नहीं होगा, ये हो तो और बाद में नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए सभी कोई। आप बताइए सर, मलेशिया में क्या बोलेंगे? देखिए, अभी नहीं स्टार्ट करते थे सही बोलते हैं, एगो दो गड़बड़ा जाता है, इसलिए आपको बताते हैं ना। और किसी दिन भी नहीं किए तो इसलिए हम रोज करते हैं, और जिस दिन भी नहीं करे किसी कारण से, तो मलेशिया के मोरक्को बुलाया जाता है एक आध बार, ठीक है ना। तो ये सब के होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है क्या। तो हम ऐसे रखे हुए हैं ना, क्या कैसे दिख रहा है बताइए तो, दिख रहा है किसी को? नहीं ना। अब फिर आपसे पूछेंगे तो दूसरा ना पूछेंगे। चलिए बोलिए सर, मलेशिया के कौन सी? लदांग, ठीक है ना, बैठ जाइए। देखिए कला प्रसारण करके कैसे फटाफट बताते हैं सभी। और इधर से सबसे पीछे सर मुरेठा माने हैं जो, खड़ा हो जाइए। आप बोलिए सर, हिमालय पट्टी में क्या बोलते हैं स्थानांतरित कृषि को? मुरेठा बांध लेने से क्या हमको पहचानता नहीं है? और हम ऐसे थोड़ी होगा, याद करना पड़ेगा ना। हाँ, हिमालय पट्टी में खिल कहेगा, देख क्या बताया, लेकिन चलिए बैठ जाइए। और उनसे आगे आप जो है खड़ा हो जाइए सर। बोलिए तो, उड़ीसा में क्या बोलते हैं? उड़ीसा, उड़ीसा बोलिए। वरिंगा या बारिंगा? वरिंगा या बारिंगा? बैठ जाइए। और इधर से सर आप खड़ा हो जाइए, उन उधर पीछे जो है, आपसे पीछे। आप बताइए सर, थाईलैंड में क्या कहते हैं? तमराई, ठीक है, बैठ जाइए। और इधर से बीच में सर आप खड़ा हो जाइए, टोपी पहने हैं जो। बताइए, जायरे में क्या कहते हैं? जायरे, जायरे में क्या बोलेंगे? मोसले। चलिए बैठ जाइए। चलिए इधर से आप खड़ा हो जाइए। बताइए, श्रीलंका में क्या कहते हैं? सेना, चलिए ठीक है, बैठ जाइए। चलिए बगल में आप खड़ा हो जाइए। बताइए तो, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? वालड़े। चलिए ठीक है, लड़की में सब ठीक ठाक पढ़ती है। इधर से जो है कम पढ़ाई हो रहा है। तो उत्तर पूर्वी भारत में क्या बोलेंगे बताइए तो? धुमिंग। और मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोका, मलेशिया में लदांग, श्रीलंका में चेना, जायरे में मोसले, थाईलैंड में तमराई, हिमालय पट्टी में खिल, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालड़े, उड़ीसा में ब्रिंगा। उड़ीसा में क्या बोलेंगे? ब्रिंगा। चलिए अब हम लोग को जानना है आगे की बातें। ये देखिए, कल पढ़े थे कि जब हरित क्रांति हुई तो अच्छे क्वालिटी के चावल का जो बीज मंगाए जाते थे, चावल मतलब मंगाए जाते थे, वह फिलीपींस से, कहाँ से? और गेहूं की किस्म मंगाई जाती थी मैक्सिको से। कहाँ से बोलिए तो? मैक्सिको से। तो यही है मैक्सिको और फिलीपींस, मैक्सिको और फिलीपींस। और मैक्सिको और फिलीपींस से मंगाए जाते थे अच्छे क्वालिटी के गेहूं और चावल। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे बताइए? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन? इस मतलब स्वामीनाथन।
1967-68 में हरित क्रांति हुई थी भारत में। कब हुई थी बोलिए तो? 1967-68 में, 1967-68 में। और हरित क्रांति आंदोलन ने भारत के बड़े और छोटे किसानों के बीच क्षेत्रीय असमानता को लाया और हरित क्रांति की शुरुआत भारत में उत्तराखंड के पंतनगर से हुई। उत्तराखंड में कौन नगर से? पंतनगर से हुई हरित क्रांति की शुरुआत। और पंतनगर में ही पहला बार 1960 में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से इसे 1960 ईस्वी में की गई। माने पहले था कृषि विश्वविद्यालय और 1960 में इसका नाम बदल के कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर थी? पंतनगर में, उत्तराखंड में। 1960 में इसका नाम बदल के कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्लियर है ना? कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर थी? पंतनगर। पंतनगर कहाँ है? उत्तराखंड में। इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो 1960 में कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन हैं, डॉक्टर वी कुरियन, यानी कि वर्गीज कुरियन। दूध उत्पादन को कहते हैं श्वेत क्रांति। दूध उत्पादन को क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। और विश्व में दूध उत्पादन में भारत 1 नंबर में है। विश्व में दूध उत्पादन में कौन 1 नंबर में? भारत। और भारत में उत्तर प्रदेश। भारत में कौन? उत्तर प्रदेश। और विश्व में भारत। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगर हम लोग कहें बीच में दूध उत्पादन में जो है राजस्थान हो गया था, लेकिन अब जो है फिर से उत्तर प्रदेश है। तो आप ध्यान दीजिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में स्थापित की गई। तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई? 1986 में। उर्वरक उत्पादन और उपभोग में विश्व में तीसरे स्थान पर जो है भारत है। उत्पादन उपभोग दोनों में, उर्वरक के उत्पादन और उपभोग दोनों में। 1 में चीन है, 2 में अमेरिका है। जो उर्वरक सबसे ज्यादा उत्पादन भी करता है, उपभोग भी करता है, वो 1 में चीन, 2 में अमेरिका, 3 में भारत। 3 में कौन है? और उर्वरक भारत की मिट्टी में 3 चीज की कमी है, जो कि हम लोग कृषि चैप्टर मिट्टी में तुरंत पढ़े हैं। कि पहले चैप्टर मिट्टी पढ़े हैं ना, तो पढ़े कि एनपीके की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। तो नाइट्रोजन जितना भी जरूरी है खेतों में, भारत में जितना खेती हो रहे हैं, उसका नाइट्रोजन का 94% भारत के फैक्ट्री से उत्पादित हो जाता है और बाकी 6% खरीदना पड़ता है नाइट्रोजन उर्वरक पूरी आपूर्ति के लिए। और फास्फोरस का 82% भारत उत्पादित करता है, बाकी 18% खरीदना पड़ता है। और पोटास जो है, एको को फैक्ट्री नहीं है भारत में, तो पूरा के पूरा आयातित है भारत के पोटास के उर्वरक, माने विदेश से खरीदे जाते हैं। तो देखिए, पढ़े कि उर्वरक उत्पादन उपभोग में भारत तीसरा स्थान है, 1 में चीन है, 2 में अमेरिका है। और भारत के मिट्टी में एनपीके की कमी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की। तो नाइट्रोजन 94% उत्पादित होते हैं और 6% खरीदे जाते हैं, आयातित होते हैं। 82% फास्फेट यानी फास्फोरस उर्वरक या उत्पादित होते हैं और 18% खरीदे जाते हैं। और पोटास की उर्वरक 100% खरीदे जाते हैं, यानी आयातित होते हैं। भारत में अन्य क्रांति सब जिसे हम लोग पढ़ेंगे, हरित क्रांति के कहते खाद्यान्न उत्पादन को। कौन क्रांति कहते हैं? हरित क्रांति। हरित क्रांति किस उत्पादन को कहेंगे?
खाद्यान्न उत्पादन को, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मछली उत्पादन, मत्स्य उत्पादन को क्या बोलेंगे? नीली क्रांति। मत्स्य उत्पादन को क्या बोलेंगे? और भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन। भूरी क्रांति कौन हो जाएगा? उर्वरक। उर्वरक को कहेंगे भूरी क्रांति। उर्वरक उत्पादन में क्रांति को क्या कहेंगे? भूरी क्रांति। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन को कहेंगे। रजत क्रांति किसको कहेंगे? अंडा उत्पादन को। तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति कहेंगे। तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति कहेंगे। तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति कहेंगे। बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति। बायोडीजल का मतलब पेड़ पौधों से जो डीजल तैयार किया जाए। आप कहेंगे पेड़ पौधा से डीजल कैसे? तो जेट्रोफा, करंज, नीम, सोयाबीन, करंज, जेट्रोफा, सोयाबीन, नीम, इस सब के पौधों के बीज से, ठीक है ना, एस्टर मिला करके, इसमें एस्टर मिला करके रसायन डीजल तैयार कर लिया जाता है। तो ऐसे डीजल को बायो माने जैविक जो हो गए, कृत्रिम मतलब जो है ये पेड़ पौधों से तैयार किया जाता है, क्या बोलेंगे? बायो। बायो डीजल कहेंगे। कौन डीजल इसको कहेंगे? तो इस क्रांति को कहते हैं कृष्ण क्रांति। इस क्रांति को क्या कहेंगे? कृष्ण क्रांति कहेंगे। वहीं कच्चा तेल है जो पेट्रोल डीजल जो टंकी से तैयार निकाला जाता है जमीन के नीचे से, तो उसे कच्चा तेल कहेंगे। उसी कच्चा तेल को रिफाइनरी सेंटर में, पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर में ले जा करके और अन्य पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर में ले जा करके और अन्य पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, नेफ्ता, पैराफिन, मोम, लास्ट में अलकतरा, समझ रहे हैं ना, जो बच जाता है, जो जिसे अलकतरा को कोलतार कहते हैं हम लोग। वो अलकतरा को गांव सब में हम लोग अधिकांश अलकतरे कहता है, लेकिन सही नाम कौन सी है? कोलतार। कोलतार को अलकतरा सब कोई समझता है ना? नहीं जानते? अलकतरा रोड रोड बनता है तब उस समय, तो उसको कोलतार कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोलतार। माने उसी को बोलते हैं हम लोग अलकतरा। तो ये अंतिम गाद जो बच जाता है पेट्रोलियम का, तो वो भी ज्वलनशील रहता है। तो ध्यान दीजिए, कच्चा तेल में क्रांति को कहते हैं काली क्रांति। काला है कोलतार, काली क्रांति। वहीं बायोडीजल उत्पादन में क्रांति को कहते हैं कृष्ण क्रांति। तो याद रखना है, दोनों में अंतर है। बायोडीजल क्या है समझ गए। अब टमाटर, मांस, दोनों तो लाल दिखता है, तो क्या बोलते हैं? लाल क्रांति। लाल क्रांति का मतलब टमाटर उत्पादन में बढ़ोतरी, और कहेंगे मांस में उत्पादन को भी क्या कहेंगे? लाल क्रांति। झींगा मछली सब कोई खाए हैं ना? कौन ऐसा स्टूडेंट है जो झींगा मछली नहीं खाए हैं? हाथ उठाइए। तो एकदम सही से, तो सब खाए, हम भी खाए हैं, ठीक है ना। झींगा मछली सबको ही खाए हैं, ठीक है, और उसका स्वाद अच्छा रहता है। लेकिन अब हम जो है कितने साल से नहीं खाते? 18 बरस से नहीं खाते हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है ना। स्वाद मतलब देख करके पहले लगता है कि कैसे आदमी कीड़ा खा सकता है। माछियों खा जाए, ठीक है ना, मतलब वो भी खा जाए जब जो वो भी कीट है, और वो भी कीट है। हाँ, तो नहीं खाना है, कोशिश करना है कि अच्छे अच्छे आदत अपनाना है। चलिए ध्यान दीजिए, अब इतना शरीर का निर्माण हो गया जितना होना था, है ना। अब खाएंगे तो क्या होगा? शरीर वेट ज्यादा बढ़े, जितना विकास होना है हो ना गया। अब तो छोड़ दीजिए, सब सोचता है कि विकास के लिए जरूरी है, तो कि बच्चा नहीं खाएगा तो शरीर का कैसे विकास होगा। तो अब तो हम लोग बच्चा नहीं रहे हैं, कम से कम 15 साल उस सब के लिए छोड़ दीजिए। बच्चा सब अपना खाएगा, अच्छा से सस्ता हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस सब का शरीर का विकास होगा। और जो बड़ा हो गया उसको तो शरीर का विकास, उसको जीने के लिए ना, हाँ शरीर से तो अन्य चीज से भी उतना पोषक तत्व मिल जाएंगे, तो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो अगर कहें कि बोलिए तो झींगा मछली उत्पादन को क्या कहेंगे? गुलाबी क्रांति, क्योंकि गुलाबी कलर में रहता है वो। मसाला उत्पादन की क्रांति को बादामी क्रांति,
मसाला उत्पादन की क्रांति को बादामी क्रांति, और मसाला उत्पादन की क्रांति को बादामी, उर्वरक उत्पादन को क्या कहते हैं, भूरी क्रांति, और मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति, फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति। फल अलग अलग कलर के रूप में रहते हैं, संतरा हो गया, केला हो गया, सेब हो गया, सब रंग बिरंगे रहते हैं, रंग बिरंगों को सुनहरा कहते हैं, ठीक है ना, इसलिए कहेंगे सुनहरी क्रांति। ध्यान दीजिए, किसको, फल उत्पादन को। नदी जोड़ो परियोजना को कहते हैं अमृत क्रांति। नदी मतलब बांध बनाया जाए नदियों पर को जोड़ करके, ताकि खेतों तक पानी पहुंचे, बाढ़ की समस्याओं से रोका जाए और इलेक्ट्रिक की आपूर्ति किया जाए। तो इन नदी जोड़ो क्रांति को कहते हैं अमृत क्रांति। आलू उत्पादन को गोल क्रांति कहते हैं। बागवानी क्रांति को स्वर्ण क्रांति। बागवानी क्रांति को क्या कहेंगे, यानी फल उल के वृक्ष और इसके बगीचा लगाइए हर जगह, तो ये सब कोई लगाना शुरू करेगा तो उसे क्रांति कहेंगे, तब बागवानी क्रांति को कहेंगे स्वर्ण क्रांति। श्यामरा उत्पादन में वृद्धि क्रांति को कहेंगे खाकी क्रांति। कौन क्रांति बोलेंगे, कच्चा तेल उत्पादन को काली क्रांति कहेंगे। कच्चा तेल उत्पादन को काली क्रांति। लेवेंडर उत्पादन बैंगनी क्रांति। लेवेंडर, लेवेंडर सर्च करिए तो लेवेंडर, तो वही उसका रंग बैंगनी के रूप में रहता है, तो एक प्रकार का पुष्प है। कौन है, लेवेंडर, ठीक है ना। लेवेंडर एक प्रकार का क्या है, पुष्प है। क्या 12 साल पर निकलता है, वो 2 साल फूल होगा, सर्च करिए तो जल्दी तुरंत। पहले 12 साल वाला बात है कि नहीं, माने वो सब कोई बात सुने रहेंगे तो कौन कौन थोड़ी मिला देना है, ठीक है ना, वो दूसरा फूल होगा, लेवेंडर नहीं। तुरंत एक बार सर्च करिए, सर्च करिए सभी कोई, मोबाइल हम नहीं लाए ना तो हम सर्च करके बता देते हैं। लेवेंडर बोलना है, लेवेंडर क्या है, लेवेंडर क्या है। लेवेंडर फूल है, बैंगनी बैंगनी कलर दिख रहा है क्या, तो वो वही जो बैंगनी कलर में 12 बरस पर दिखता है, देखिए तो सर्च करिए तो 12 बरस वाला बात नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखिए लेवेंडर जो फूल है, और इसकी क्रांति को कहते हैं कौन क्रांति, लिखा है 12 बरस, 12 मास। ये 12 वर्ष पर कैसे निकलेगा, तब तो क्रांति नहीं होगा। क्रांति का मतलब बहुत ज्यादा हो ना, अब 12 वर्ष में हो तो क्रांति कैसे हो जाएगा। तो क्रांति का मतलब होता है कि खूब उत्पादन हो रहा है, तो 12 मास ही फूल निकलता है, अच्छा फूल है। तो लेवेंडर की, लेवेंडर उत्पादन को क्या बोलेंगे बोलिए तो बैंगनी क्रांति, बैंगनी कलर के रहता है लेवेंडर पुष्प, तो बैंगनी क्रांति कहेंगे। शहद उत्पादन को मिठी क्रांति कहते हैं। शहद उत्पादन को, और हड़प्पा काल में मीठा के लिए शहद माने 12 वर्ष में नीलकुरुंजी नाम का जो पुष्प है वो 12 वर्ष में दिखता है, नीलकुरुंजी। तो क्या वो भी बैंगनी कलर ही है, चलिए तो थोड़ा थोड़ा मिल रहा होगा इसलिए आपके दिमाग में आया होगा, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, लेवेंडर अलग पुष्प है और नीलकुरुंजी, ठीक है ना, वो अलग पुष्प है। ज्ञान अर्जित करते चलना है, जेने से ज्ञान मिले, समझ रहे हैं ना। तो कहें अगर नीलकुरुंजी 12 वर्ष में दिखता है, बैंगनी कलर का हुआ है, और लेवेंडर भी बैंगनी कलर का है, इसकी लेवेंडर की क्रांति को कहते हैं बैंगनी क्रांति। मीठी क्रांति क्या हो गया, शहद उत्पादन। संध्यावासी मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे, इसलिए हम लोग जो कहते हैं शहद बोले लगे उस मीठे चीज को जो मधुमक्खी से प्राप्त होता है। संध्यावासी हड़प्पा काल के लोग जो है मीठा के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का। तो शहद के उत्पादन को क्या कहेंगे, मीठी क्रांति। कपास उत्पादन को रजत रेशा क्रांति। वहीं अंडा उत्पादन को रजत क्रांति कहते हैं, लेकिन रजत रेशा क्रांति कहते हैं कपास उत्पादन को। तो इतना बात है तो हम लोग बोल सकते हैं। अब कपास उत्पादन को क्या बोलेंगे, रजत रेशा की क्रांति। शहद उत्पादन को मीठी क्रांति। शहद उत्पादन को मीठी क्रांति, और लेवेंडर उत्पादन को बैंगनी क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन को काली क्रांति। कच्चा तेल उत्पादन को, चमड़ा उत्पादन को खाकी क्रांति। बागवानी की खेती को, बागवानी की क्रांति को स्वर्ण क्रांति। बागवानी वाला अभी फिर इसको ढक के रखेंगे ही नहीं कि हल्का दिमाग लगा रही है, पूरा दिमाग लगा के याद करिए। आलू उत्पादन को क्या बोलेंगे, पहले सोचना है आलू तो फिर सोचना है गोल, ये नहीं कि देख देख के बोल देना है। आलू उत्पादन को गोल क्रांति। और नदी जोड़ो परियोजना को अमृत क्रांति। फल उत्पादन को सुनहरी क्रांति। मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति। झींगा मछली उत्पादन गुलाबी क्रांति। टमाटर मांस उत्पादन लाल क्रांति।
बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति, उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति, दूध उत्पादन श्वेत क्रांति और खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति। चलिए अब फिर इसको रख करके देखते हैं कितना तेजी से बोल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए बताइए सभी को ही, खाद्यान्न उत्पादन को कौन क्रांति बोल देंगे? खाद्यान्न उत्पादन और दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन कौन क्रांति? मत्स्य उत्पादन। चलिए बताइए मत्स्य उत्पादन कौन क्रांति हो गया? उर्वरक उत्पादन और अंडा उत्पादन, अंडा उत्पादन रजत क्रांति, तिलहन उत्पादन पीली क्रांति और बायोडीजल उत्पादन कृष्ण क्रांति, टमाटर मांस उत्पादन, टमाटर मांस लाल क्रांति, झींगा मछली उत्पादन, झींगा मछली उत्पादन तो गुलाबी क्रांति, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, फल उत्पादन सुनहरी क्रांति, नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति, आलू उत्पादन, आलू उत्पादन गोल क्रांति, बागवानी उत्पादन और चमड़ा उत्पादन खाकी क्रांति, कच्चा तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन लेवेंडर उत्पादन और शहद उत्पादन, शहद उत्पादन कपास उत्पादन, कपास उत्पादन बोलिए रजत रेशा क्रांति। चलिए तो आप खड़ा हो जाइए सर और बोलिए लेवेंडर उत्पादन, दिखाई नहीं दे रहा है? लेवेंडर उत्पादन, लेवेंडर, देखबो किए हैं मोबाइल में, बोलिए लेवेंडर उत्पादन। देखिए वो पहने हुए कौन कलर का है? बैंगनी कलर का ना है। लेवेंडर उत्पादन अभियो नहीं बोलिएगा, बैंगनी क्रांति, बैठ जाइए। तो अब आप सर खड़ा हो जाइए, ठंडा लग रहा है ना बहुत ज्यादा? चलिए बताइए तो कच्चा तेल उत्पादन, कच्चा तेल उत्पादन एकदम आप उसी कलर में दिख भी रहे हैं, ठीक है ना? बोलिए शर्ट पैंट सब वही कलर में पहने हैं, काली क्रांति हो जाएगा, बैठ जाइए। कच्चा तेल उत्पादन और पीछे इस रो में सबसे पीछे जो बैठे हैं सर आप ही है, बताइए चमड़ा उत्पादन खाकी क्रांति, उनके आगे जो बैठे हैं खड़ा हो जाइए, बोलिए नदी जोड़ो परियोजना अमृत क्रांति। और चलिए इधर से आप खड़ा हो जाइए सर और बोलिए तो फल उत्पादन सुनहरी क्रांति। चलिए बैठ जाइए, इनके पीछे आप बोल दीजिए चमड़ा उत्पादन खाकी क्रांति, चमड़ा उत्पादन। इधर से बीच में आप खड़ा हो जाइए सर, जो पढ़ रहे होते हैं हम सोच रहे हैं कि तैयारी हो गया उनका, आप पूछ लेते हैं मसाला उत्पादन, मसाला उत्पादन बादामी क्रांति, ठीक है बैठ जाइए। और आप सर खड़ा हो जाइए, बोलिए उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। चलिए बैठ जाइए। तो याद हो गया ना सबके निको? बताइए शुरू से हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन और दूध उत्पादन को क्या बोलेंगे? श्वेत क्रांति। नीली क्रांति किसका उत्पादन? मत्स्य। उर्वरक उत्पादन भूरी क्रांति। अंडा उत्पादन रजत क्रांति। और पीली क्रांति किसे कहते हैं? तिलहन उत्पादन। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन। लाल क्रांति टमाटर मांस। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल का उत्पादन। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति बागवानी। खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन। काली क्रांति
कच्चा तेल उत्पादन, खाकी क्रांति क्या हो गया? और लेवेंडर उत्पादन को क्या बोलेंगे? बैंगनी क्रांति। शहद उत्पादन को मीठी क्रांति। कपास उत्पादन को रजत रेशा क्रांति। और भी इधर है जूट उत्पादन को स्वर्ण रेशा क्रांति। जूट उत्पादन, समग्र कृषि विकास सदाबहार क्रांति, यानी सब प्रकार के कृषि का में बढ़ोतरी हो जाए, हर चीज किसी एरिया में उगने लगे, हर फसल उगाया जा रहा है, तो कहेंगे हर चीज मतलब सदाबहार हो गया। ठीक है ना? इससे पहले सदाबहार गाने सुनते थे, इसमें सब लोग सुनेगा, बच्चा से लेके यंग से लेकर के बूढ़ा से लेके सबको ठीक लग रहा है, तो उस गाने को कहा जाता है सदाबहार गाने। हाँ, उस समय रहता है तय कि इतना बजे से सदाबहार गाने चलेंगे, इतना बजे से फिर दूसरा गाना का अरेंज रहे, 90s वाला गाना चलेगा, है कि नहीं? तो अभी ध्यान दीजिए, समग्र कृषि विकास को इसी क्या कहेंगे? सदाबहार क्रांति। जूट उत्पादन को क्या कहेंगे? स्वर्ण रेशा क्रांति। कपास उत्पादन को रजत रेशा क्रांति। आप ध्यान दीजिए, समझिए, इधर गौर करिए। हम लोग इस बात को पढ़े हैं कि विश्व में धान गेहूं उत्पादन में भारत का पोजीशन दूसरा है और एक में चीन है। पोटेशियम उर्वरक की सब पढ़ लिए। और विश्व में एक नंबर में कौन कौन सी उत्पादित करता है? भारत। आम उत्पादन में पहला पोजीशन भारत का। सबसे ज्यादा आम उत्पादन कहाँ होते हैं? भारत में। ठीक है ना? और सही में, लेकिन आम जो है अच्छा मतलब है, और सबसे अच्छा अगर कोई चीज खाने में लगता है तो आम ही लगता है। ठीक है ना? आम का सीजन का बच्चा से लेकर अभी तक इंतजार होता है। ठीक है ना? तो लेकिन एक और बात है, ध्यान दीजिए, नौकरी रहेगा ना, हम कहते वो नौकरी इसलिए करिए, ठीक है ना, कि पैसा रहेगा तो 80 रुपये भी आम देगा, तो देखिएगा नहीं, एकदम अच्छा वाला आम। ठीक है ना? एक 80 रुपया में भी खरीद करके खूब आम खा सकते हैं, जो चीज़ है जो मन खा सकते हैं। ठीक है ना? ये सब चीज़ के लिए भी तो कम से कम नौकरी करिए, बाकी सब छोड़ दीजिए। ठीक है ना? तो ये सब चीज़ के लिए भी तो नौकरी करना पड़ेगा ना। तो आप ध्यान दीजिए, आम उत्पादन में एक नंबर में किसका पोजीशन है बताइए? केला उत्पादन में भी किसका? भारत। चिक्कू खट्टा फल है, सेव जैसा हरा टाइप से रहता है, और यह जो है इसमें भी विश्व में एक नंबर में कौन उत्पादन करता है? भारत। चिक्कू। ठीक है ना? पहले विराट कोहली के चिक्कू चिक्कू बोलता है, ठीक है ना, बोलता था, तो अब वो मीठा फल हो गया है, खट्टा फल नहीं। खट्टे नींबू, ठीक है ना, नींबू इसे खट्टे होता है, ऐसा नहीं कोई मीठा नींबू भी होता है। ठीक है ना? नींबू क्या होता है? खट्टे ही होते हैं। नींबू उत्पादन में भारत एक नंबर में। और काजू, काजू में भी एक में है, लेकिन काजू महंगा है। काली मिर्च में भी एक नंबर में, काली मिर्चा। हल्दी, तो 7 गो नाम हो गया ना। आम, केला, चिक्कू, खट्टा नींबू, काजू, काली मिर्च, हल्दी। क्या क्या बोले? बोलिए। आम, केला, चिक्कू, खट्टा नींबू और काजू, काली मिर्च, हल्दी। इस 7 उत्पादन में विश्व में एक नंबर में कौन? भारत। पुराना किताब में और भी कुछ दिया होगा तो सब हट गया है, नारियल उरियल, इसीलिए कहते हैं नया किताब से पढ़िए सभी कोई, 474 पेज की किताब से। नया अभी कैसे आएगा? अभी अभी किया 2 महीना हुआ, तो 474 पेज अभी आया है 2 महीना पहले। ठीक है ना? अब आएगा वो कम से कम 7-8 महीना बाद, नए साल, मतलब कि अप्रैल मई के समय में कहीं हो सके तो आया। तो 474 वाला आया है अब। हाँ, कौन सी वाला? परसों? मैंने कब है? इसका एक और नया प्रिंट हुआ है 474 का ही। हाँ, तो नया वाला जो होगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, देखिए ये खरीद लीजिए आप, और फिर मतलब जैसे कि नया प्रिंट जो हो रहा उतने पेज का हो रहा है 474 का। ठीक है? तो संस्करण लिखा नहीं होगा उस पर, समझ रहे हैं ना? और नया कैसे होगा? उतने होगा, 474 पेज का ही होगा। तो अभी ध्यान दीजिए सभी कोई, मतलब कहने का है कि 474 पेज नया रहे पुराना रहे वही पढ़िएगा, 474 पेज वाला। आप ध्यान दीजिए सभी कोई, पहले एकदम माहौल बनाना है पढ़ाई में। तो इस सब में एक में है, 7 गो में। और सब्जी उत्पादन फल में विश्व में दूसरा स्थान है, क्योंकि सब्जी या फल में एक में चीन है।
सब्जी फल में एक में कौन है? चीन है। 2 में कौन है? भारत। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक उपभोक्ता चीन है और दूसरा में उपभोक्ता और उत्पादन में भारत। कितना में? 2 में आ गया है, ठीक है ना, उत्पादन उपभोक्ता में। और तंबाकू किसे कहते हैं? खैनी, गुटखा, शिखर, पान मसाला, जितना सभी सब में तंबाकू मिला है, ठीक है ना। और इसमें कोई भी स्टूडेंट खैनी नहीं खाइएगा, समझ रहे हैं ना। 100 में वो स्टूडेंट खाता है खैनी, ठीक है ना। तो वो जो है, देखिए वही खाता है जो स्नान नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना, सही बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। क्योंकि दिमाग काम नहीं करता है खैनी खाने का। देखिए हम जहाँ पहले शुरू किए थे इसी कैंपस में एक जगह पढ़ाना, वो चाणक्य के कोचिंग था, वो टूट भी गया, देखे भी होइएगा। अब नामों बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हैं। तो कोचिंग खत्म हो गया था, नाम बोल दिया जाए, ठीक है। तो उसमें मास्टर सब जब था ना, खैनी खाता था और उसी में हम पढ़ाते थे, मैथ का मास्टर और रीजनिंग के मास्टर, ठीक है, दोनों। हम जीके जीएस के लिए, लुसेंट के लिए पढ़ा रहे थे। तो इतना बार जो है बोले सर जी मतलब का ऐसे सर का शिकायत नहीं करना चाहिए, लेकिन बोल दिए तो छोड़िए, हटाइए, बोलिए दिए तो लेकिन नाम नहीं बोलना चाहिए था। तो आप ध्यान दीजिए। तो जो है कारण ये है, आप हमको बोलते थे कि सर जी थोड़ा सा मतलब जो है खाने वाले खा लीजिएगा ना, तो दिमाग बड़ी एक्टिव रहता है, एकदम फास्ट फास्ट निकलता है, ठीक है ना। हम बोले कि उससे अच्छा है ना नहा लीजिए, ठीक है ना। उस समय भी हम बोलते हैं कि स्नान करके नहीं आते, 2 दिन बाद आते हैं, इसलिए ऐसा होता है। या फिर दिमाग में बहुत ज़्यादा टेंशन होगा, हो सकता है बहुत सारी। तो उस सब चीज़ का उपाय है, योगा करिए, व्यायाम करिए, थोड़ा दौड़िए, आप यकीन मानिए आप एक्टिव रहेंगे और कोई खैनी का सहारा लेने की जरूरत नहीं होगा। लेकिन जो शिखर सिगरेट या जो भी कुछ एक्स्ट्रा जो खाता पीता है, समझ रहे ना, तो वो दिमाग सुस्त रहता है। वो ऐसे नहीं खाएगा तो उसे काम नहीं होगा, पूरा सुस्त रहता है, ठीक है। और जैसे थोड़ा मल करके खा ले, एकदम दिमाग सही में थोड़ा सा वो जाके, जो कौन वाला भाग है, सेरिबेलम हम लोग पढ़ेंगे, और सेरिब्रम वाला भाग उसको एकदम एक्टिव कर देता है। तो थोड़ा देर के लिए जो है कोई भी नशा वाला चीज़, दारू शराब कुछ हो, तो सब सेरिब्रम को एक्टिव कर देता है। तो उससे थोड़ा जो है फास्ट में काम होता है, सही बात है। लेकिन कहने का मतलब ये, इसीलिए सब उतना वो सब नशा वाला, नशा उसका नाम है नशा वाला पदार्थ, ब्रेन को प्रभावित करता है। लेकिन वो आदत बन जाएगा, 2 दिन खा लीजिएगा ना, तो फिर तीसरा बार एकदम उस समय एकदम दिमाग शट डाउन होने लगेगा, शरीर सब चीज़ जो है काम नहीं करेगा। तो उस समय फिर आपको कहे कि नहीं खैनी खाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का ये आदत बन गया, अब वो छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए कोई भी नशा, ये नहीं कि एक दिन के लिए नहीं सोचिएगा कि एक दिन में क्या जाता है, एक दिन भी मिस्टेक से कोई भी नशा नहीं करिएगा, समझ रहे हैं ना। चाहे दारू शराब कुछ भी हो, नहीं तो फिर वो आप उसका आदी हो जाइएगा। तो ध्यान दीजिए सभी कोई, यह और सबका उपाय है, नहीं कुछ भी नशा हो तो रोज स्नान करिए, 1 घंटा व्यायाम करिए, कोनो चीज का लत आपको नहीं लगेगा। तो अब गौर करिए, खैनी के पत्ता को सुखाया जाता है, तंबाकू के पत्ता को सुखाने से उसकी क्वालिटी बढ़ती है, ठीक है ना। हमारे गांव में जैसे हमारा किराना दुकान है, तो हम खैनी खरीद के हम लाते थे बेचने के लिए, ठीक है ना। तो वो जो है दूर जगह से खैनी आता था, तो वो नाम चलता था 2 का, एक जो है मीठा पान वाला उसको बोला जाता था खैनी का दुकान, एक मिश्री लाल खैनी का दुकान, समझ रहे हैं ना। तो इस सब में खैनी की क्वालिटी में अंतर होता था दोनों के नाम से, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के भी खैनी होते हैं। तो वो कैसे होता है, उसको पत्ते को सुखाया जाता है, सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। कोई खैनी वाला तुरंत थोड़े का क्या स्वाद है उसको पता चल जाता है खैनी खाए वाला के, ठीक है ना। और ध्यान दीजिए, तो क्योंकि नशा तुरंत आ जाता है, तुरंत दिमाग को एक्टिव कर देता है। तो तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को क्यूरिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बोलिए तो? क्यूरिंग। और जिसमें पत्तियों को वांछित रंग, गंध, गुणों का विकास होता है। सुखाने की क्रिया से उसमें गंध आएंगे, अच्छे गंध आएंगे और वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, जल्दी इफेक्टिव होगा। तो अब गौर करिए सभी कोई, भारत में चाय की खेती 1840 में असम ब्रह्मपुत्रा क्षेत्र, लेटेराइट मिट्टी पढ़े थे, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, 6 जगह में कौन मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। निच्छालन की क्रिया किस मिट्टी में होते हैं? लेटेराइट मिट्टी में। और इसमें फास्फेट पाया जाता है, ठीक है ना, इस मिट्टी में विशेषता है। भारत में चाय की खेती 1840 में असम ब्रह्मपुत्र घाटी में शुरू हुई।
चाय की पत्तियों में कैफीन तथा टैनिन की प्रचुरता रहती है और यही नशा करता है उस, ठीक है ना, टैनिन और कैफीन। और विश्व प्रसिद्ध सर भारत में अच्छे क्वालिटी की चाय दार्जिलिंग की चाय, देखिए चाय हमारा मिला नहीं तो आप लोग को जरूर क्या बोले, हल्का मात्रा चाय की पत्तियों में कैफीन की भी होती है और टैनिन की भी होती है, ठीक है ना, दोनों की। और कैफीन ज्यादा पाया जाता है कॉफी में। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर है, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग की चाय को भारत में पहला जीआई टैग दिया गया 2004-5 में, ठीक है ना। कौन चाय को, दार्जिलिंग की चाय को, दार्जिलिंग की चाय को। विश्व प्रसिद्ध उल्लुंग किस्म की चाय ताइवान में मिलती है, लेकिन सबसे इससे भी अच्छे क्वालिटी की चाय है उल्लुंग, उलुंगा खा बोलते थे किसको, बलबन को, पढ़ेंगे हम लोग, समझ रहे हैं ना, जो उलुंगा टाइप से करता था। तो एक उलुंग चाय भी है जो कहाँ मिलता है, या ताइवान, ताइवान के नहीं, चीन के पूरब में, प्रशांत महासागर में। ताइवान को ही फार्मूसा द्वीप कहते हैं, जहाँ सुभाष चंद्र बोस जब जा रहे थे सिंगापुर से टोक्यो, तो ताइवान के ऊपर में वायुयान दुर्घटना हुई और उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। तो ये ताइवान है, जिसको फार्मूसा द्वीप पहले बोलते थे, अभी इसका नाम ताइवान है। तो सबसे अच्छे क्वालिटी की चाय ताइवान में मिलती है, उसका नाम है चाय का उल्लुंग, क्या नाम है। सबसे अच्छे क्वालिटी के कहवा अरेबिका कहवा है, जो कि कर्नाटक में होते हैं। कहवा की अन्य दो किस्में रोबस्ता और लिबेरिका है। तो पूछेगा रोबस्ता लिबेरिका किसकी किस्म की चाय है, मतलब कि किस किस्म की है, तो कहेंगे यह एक कॉफी की किस्म है। कौन बोलिए तो, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका। चलिए बोलिए क्या क्या बोले, अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका। अरेबिका, रोबस्ता, लिबेरिका किसकी किस्म है, कहवा की किस्म है या कॉफी की किस्म है। अब ध्यान दीजिए, मोचा कहवा यमन में उगता है, जो सबसे अच्छे क्वालिटी की है। ये सब तो भारत में है, रोबस्ता, अरेबिका, लिबेरिका। सबसे अच्छे क्वालिटी की कहवा मोचा कहवा है, जो कहाँ पर है, यमन में। यमन एशिया का देश है, सऊदी अरब के नीचे। मक्का, व्हाइट बर्ड और धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से हो जाते हैं। क्योंकि कृषि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जो कुछ विशेष बातें यहाँ भी है, इसको हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, रोग वाला चैप्टर वनस्पति के यहाँ पर भी पढ़ ले रहे हैं। तो व्हाइट बर्ड रोग किस में होते हैं, मक्का में होते हैं। और खैरा रोग किस में होते हैं, धान में। तो मक्का में व्हाइट बर्ड, उजला उजला पूरा दाना हो जाता है उसका, और धान में खैरा रोग जो हो जाते हैं, धान के फसल को प्रभावित कर देता है। या मिट्टी में किसकी कमी के कारण, तो जस्ता की कमी रहेगी उस मिट्टी में, व्हाइट बर्ड रोग हो जाएगा। मक्का में धान बोइएगा तो उसमें खैरा रोग हो जाएगा। कौन रोग हो जाएगा, खैरा। धान में कौन रोग, खैरा रोग। और मक्का में कौन रोग, व्हाइट बर्ड रोग। किसकी कमी के कारण, जस्ता की कमी के कारण। भारत में फूलों की खेती 9% आर्किड, देखिए जितना फूल उत्पादित होता है ना भारत में, 9% सबसे ज्यादा पुष्प आर्किड का पुष्प तैयार होता है। हम लोगों के तरफ नहीं होता है आर्किड पुष्प, और वो बहुत जो है आकर्षक पुष्प है। छोटे छोटे फूल रहते हैं लेकिन बहुत रंग बिरंगे पुष्प कलर में रहते हैं। तो ये आर्किड का पुष्प सजावट में प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और आर्किड स्टेट अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में आर्किड का फूल तैयार होता है सबसे ज्यादा। और ये मनमोहक पुष्प है, इसका प्रयोग मुख्य रूप से इत्र निर्माण में भी होता है, सेंट बनाया जाता है, सजावट के रूप में प्रयोग होते हैं, खाद्य के रूप में प्रयोग होते हैं, एवं परंपरागत दवाइयाँ भी बनाई जाती है। किससे, आर्किड के पुष्प से। भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी जलवायु यानी असम और अरुणाचल प्रदेश सब एरिया है, उत्तर पूर्व क्षेत्र भारत का कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश आर्किड की कृषि के लिए उपयुक्त है। 3 राज्य कहेंगे तो कौन,
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। आर्किड स्टेट किसे कहते हैं? अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं। अब आ जाइए, ये तो आर्किड की कहानी खत्म। कहेंगे विश्व भारत में जितना फूल की खेती होता है 9% आर्किड होते हैं, जिसमें जो सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में होते हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, 3 गो राज्य हो गया आर्किड उत्पादन करता है। और इस सजावट के रूप में, इत्र के रूप में और खाद के रूप में, दवाई के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। आर्किड स्टेट कहते हैं अरुणाचल प्रदेश को। ग्वार या क्लस्टर, इसको कहेंगे गवार या क्लस्टर। ये लेगुमिनेसी कुल में मटर आता है। जितना दलहनी पौधे सब है वो सब लेगुमिनेसी कुल में आता है। देखिए पेड़ पौधा के भी कुल खानदान है, समझ रहे हैं ना? पेड़ पौधा के भी कुल खानदान है। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे पेड़ पौधों के कुल खानदान में 3 गो और उधर से मतलब 8 गो एकबीजपत्री का और द्विबीजपत्री का। 3 एकबीजपत्री और 8 द्विबीजपत्री का। तो उसमें यही 11 को पढ़ना होता है। इसमें एक कुल है का नाम होगा लेगुमिनेसी। तो मटर कुल के पौधा जितना है सभी किस कुल में आते हैं? लेगुमिनेसी कुल में। मटर किस कुल में आएगा? लेगुमिनेसी कुल। तो उसी कुल में उसी टाइप का एक पौधा है ग्वार क्लस्टर। ग्वार के बीज ग्वार गोंद उत्पन्न होता है। अच्छा गाँव में देखते हैं ना बबुल वबुल टाइप का जो बीज होता है तो लसलसा टाइप का रहता है और उसको लसलसा टाइप का रहता है, कटीला रूप में वो रहेगा। और उसको जो है उसको एक बार जो है तोड़ ओड़ के ला करके जो है तेज साट रहे थे, समझ रहे हैं ना? 10 को 20 को, लेकिन उतना सही से नहीं सटता है, ठीक है ना उसे। तो आप ध्यान दीजिए उसी टाइप का एक बीज रहता है इसका नाम है ग्वार क्लस्टर। क्या नाम है? और वो थोड़ा लसलसा ज्यादा रहता है तो वो गोंद का निर्माण होता है उससे। किससे बताइए? ग्वार क्लस्टर से। और ये जो है वैश्विक स्तर पर तेल भी उससे बनता है। गैस उद्योग द्वारा भी इसका प्रयोग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग तकनीकी में किया जाता है। वैश्विक स्तर पर तेल और गैस उद्योग द्वारा हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यानी उसको मिला देंगे तेल में ना, तो कहने का मतलब ये कि मशीन थोड़ा टिकाऊ होगा। अगर उसके तेल को उसको पीस करके उसमें मिला दिया जाए पेट्रोल डीजल में तो मशीन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आयु बढ़ जाएगा, ठीक है ना? उसमें हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जो हाइड्रोलिक वाला जितना सब मशीन बना हुआ है, ठीक है ना, चाहे क्रेन है, ये सब हाइड्रोलिक मशीन पर काम करता है। तो ये सब मशीनों में ये प्रयोग किया जाता है और मशीन में जंग वगैरह कम लगते हैं, उसकी क्वालिटी बढ़ा देते हैं। वर्तमान में सेल गैस के निष्कर्षण के लिए ग्वार गोंद की उच्च मांग है। सेल गैस भी देखिए, सेल गैस, सेल एक चट्टान है और सादी चट्टान जो समुंदर में वैसे चट्टान मिलते हैं समुंदर के नीचे, तो उसमें से सेल गैस चट्टान है, पैक रहता है और जैसे उसको फोड़ा जाता है तो उसमें से गैस निकलता है, सेल गैस। उसमें और सारे गैस सब मिले रहते हैं, तो केवल सेल गैस निकालने के लिए ग्वार क्लस्टर का प्रयोग किया जाता है। उसे मिलावट करने पर आसानी से सेल गैस निकल जाते हैं। तो सेल गैस के निष्कर्षण के लिए भी ग्वार गोंद की अभी उच्च मांग हो रही है। भारत में ग्वार गोंद का उत्पादन सबसे ज्यादा विश्व में भारत करता है और भारत में राजस्थान। कहानी खत्म। ग्वार क्लस्टर एक प्रकार का लेगुमिनेसी कुल का पौधा है, उसके बीज से गोंद तैयार होते हैं। और इस ग्वार क्लस्टर का उपयोग जो है या गैस और तेल के लिए तेल उद्योग में भी किए जा रहे हैं। तो सेल गैस के उत्पादन में भी प्रयोग किया जाता है, आधुनिक रूप से ज्यादा मांग हो रही है। और ग्वार क्लस्टर उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में भारत है, भारत में 1 नंबर में राजस्थान है। इतनी बातें क्लियर है? कर्नाटक सुपारी और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कर्नाटक सुपारी कॉफी का हम लोग पढ़े ना थे, चेरी ब्लॉसम वर्षा कहाँ पर होते हैं? जलवायु चैप्टर में पढ़े ना थे, कर्नाटक में होते हैं। उसी को कॉफी वर्षा कहते हैं, उसी को कहवा वर्षा कहते हैं। यह एक मानसून पूर्व वर्षा है, ठीक है ना? तो यही चेरी ब्लॉसम कॉफी वर्षा यानी कहवा के फसल को लिए होता है। और सुपारी, तार, नारियल, खजूर ये सब एक कुल के अंतर्गत का पौधा है, ठीक है ना? तो
तो ये सुपारी तार टाइप का होता है, जैसे खजूर देखते हैं ना, खजूर, तो खजूर टाइप का पौधा है सुपारी। ठीक है, टिंकू सुपारी नहीं, समझ रहे ना, ये सुपारी जो है एक पौधा का नाम है जो खजूर टाइप का पौधा होता है। ठीक है, तो उस, क्या बोले, सुपारी किया जाता होगा, हाँ उसमें प्रयोग किया जाता होगा पूजा वगैरह में। तो सुपारी और कहेंगे कॉफी में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? कर्नाटक। और चिकमंगलुरु कर्नाटक का कॉफी की खेती के लिए सबसे प्रसिद्ध है, चिकमंगलुरु। कर्नाटक का कौन जगह बोलिए तो? चिकमंगलुरु। किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? और कॉफी अनुसंधान संस्थान भी चिकमंगलुरु में ही है। ठीक है ना, कर्नाटक है। भारत में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक केरल में होते हैं, क्योंकि रबर सदाबहार वन में होगा, जहां 200 सेंटीमीटर की प्लस वर्षा होगी वहां होगा, और गर्म वाला एरिया में होगा, इसलिए केरल में होते हैं। मध्य प्रदेश मसाला उत्पादन में भी 1 नंबर में है। आप ही केरल नहीं कहिएगा, ठीक है ना, मसालों का बगीचा भले कहेंगे केरल में, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहते हैं? केरल को। लेकिन मसाला उत्पादन में 1 नंबर में कौन है? मध्य प्रदेश। कम जगह में भले केरल में उत्पादित होता है, लेकिन मध्य प्रदेश बड़ा है, इसलिए जो है पहले मध्य प्रदेश 1 नंबर क्षेत्रफल में राज होता था। जब 2000 के पहले, जब छत्तीसगढ़ उसमें मिला हुआ था, समझ रहे हैं ना, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन होता था? मध्य प्रदेश। अब है, क्या बोले, अब उसको सुधार लेना। किसी बुक पहले पढ़ते क्यों हैं? कितना नंबर के पेज है बताइए, पेज नंबर कितना है? तो इसलिए ये बोल के तो एकदम गड़बड़ ना कर दिए। आपको नया किताब लेना है, जब बोल रहे हैं नया किताब लेना है, तो आप साबित करें कि अभी तक पुराने किताब से पढ़े। 165 रुपया, ठीक है ना, 160 रुपया का किताब नहीं खरीदिएगा, और सब हिसाब किताब जोड़ के बता दिए कि एक पेज 50,000 रुपया के है, सबका हिसाब जोड़े हैं हम, ठीक है ना। इधर दे दीजिए, एक पेज का रुपया के? 50,000 के। तो आप 165 रुपया किताब, आप लॉस में जा रहे हैं ना, नहीं खरीद रहे हैं था। एक लाइन 1,000 रुपया के है, 50 लाइन होगा एक पेज में, एक लाइन 1,000 रुपया के है, और 165 रुपया कितना सस्ता हो गया उसके अपेक्षा। तो किताब नया खरीदिए। ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग कहें कि केरल हो गया रबर में, और मसाला उत्पादन में केरल है, बगीचा कहेंगे, लेकिन पहले था केरल, फिर बीच में हो गया आंध्र प्रदेश, जो कि पुराना किताब में है, और फिर बदल करके चला गया अभी मध्य प्रदेश में। ये 1.5-2 साल से लगभग, बहुत पुराना किताब होगा आंध्र प्रदेश वाला, 2 साल पहले का किताब, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, यह अभी कौन है? मध्य प्रदेश। सबसे अधिक केसर, पढ़े ना थे, झेलम नदी बहती है तो अपने आसपास करेवा मिट्टी का निर्माण करती है, करेवा मिट्टी में जफरान की खेती होती है, जफरान के पुष्प के वर्तिका के वर्तिकाग्र से केसर तैयार होता है, ठीक है ना। तो फूल के किस भाग से? वर्तिकाग्र से, इसे स्टिग्मा कहते हैं, उससे तैयार होता है कौन सी? केसर। कि सिक्किम जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया है, माने खाद उर्वरक का एकदम प्रयोग नहीं करना है, पूरा खाद का प्रयोग करना है, उर्वरक का नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो इतनी वो है, ये है, सही बात है, 6 लाख जनसंख्या है, वो एगो प्रखंड के बराबर होगा, बस पर छोटा प्रखंड के वो भी, ठीक है। तो इतने है, ये है, तो उतना बड़ा एरिया है, की अपेक्षा में जगह तो ज़्यादा ना हो गया, जगह ज़्यादा कम, तो वहाँ पर जो है आदमी कम, तो वहाँ ये भी है, सरकार हर परिवार एक नौकरी, समझ रहे हैं ना, हर परिवार में एक नौकरी होगा, तो वहाँ के लोग खूब घूमे जाता है, पैसा की कमी नहीं रहता है, यहाँ जैसे गरीबी नहीं रहेगा, तो खूब पर्यटन में जो सिक्किम का लोग खूब घूमता है, ठीक है ना। और सिक्किम के लोग आता है इधर, क्या बोलते हैं, राजगीर में घूमने की, भारत का सबसे पुराना जो है यह साम्राज्य है, समझ रहे हैं ना। हम लोग जो घूमने जाते हैं वो ने, और वो घूमने जाता है ए ने, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, तो सिक्किम जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य घोषित किया गया। अरहर, अरहर तूर कहते हैं, अरहर दाल चाहे तूर दाल। लाल चना, पिजन पी भी कहते हैं इसे, 4 गो नाम, अरहर कहिए, तूर कहिए, लाल चना कहिए, पिजन पी कहिए। पिजन पी, पी माने मटर, लेकिन पिजन पी माने अरहर। तो बोलिए, पिजन पी माने अरहर, चाहे तूर चाहे लाल चना,
भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। दाल उत्पादन में विश्व में 1 नंबर में कौन? भारत। और भारत में 1 नंबर में कौन? मध्य प्रदेश। सोयाबीन में भी 1 नंबर में कौन? मध्य प्रदेश। लंबे रेशे कपास, अमेरिकन कपास जिसे कहते हैं, उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा कहा जाता है, यानी राजस्थान गुजरात वाला एरिया में लंबा रेशा के कपास को नरमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? नरमा। ऐसा लंबे रेशे के कपास अमेरिका में बहुत मिलता है, भारत में कहीं कहीं तक जो मिलता है जहां उसे नरमा कहते हैं। कपास का फूल आने पर आकाश में बादल रहित होना। देखिए जब फूल निकल रहा है ना तो उस समय मेघ नहीं लगा, बादल नहीं घेरा हुआ होना चाहिए, साफ रहना चाहिए पूरा आकाश। अगर फूल लगा कपास की और बादल घेर दिया तो पूरा फसल बर्बाद। समझ रहे हैं ना? कि कपास के फसल के लिए जरूरी है कि जब फूल लगे तो आकाश बादल रहित रहे। माने बादल रहित माने रहे नहीं, ना रहे। समझ रहे हैं ना? रहित माने ना रहे, रहित के उल्टा सहित। सहित माने है और रहित माने नहीं है। तो ध्यान दीजिए, विश्व में सबसे लंबे कपास सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक कौन है? अमेरिका है। अन्न भंडारण करते समय दानों में नमी 10% के नीचे होनी चाहिए, अन्यथा कीट का प्रकोप बना रहता है। अभी नमी की मात्रा होगी कम से कम जो है वायुमंडल में, नमी की मात्रा भले ठंडी कम है लेकिन नमी की मात्रा है, ठीक है ना? नमी की मात्रा कम से कम होगा अभी तो 40-45%, तो मनुष्य के लिए ठीक है नमी की मात्रा, लेकिन ठंडी ज़्यादा है। लेकिन इतना भी नहीं चाहिए कोई भी अन्न को भंडारित करने के लिए, इससे भी ठंडा नमी की मात्रा, ठंडी नहीं नमी की मात्रा कम होनी चाहिए। ठंडी और नमी में अंतर है, समझ रहे हैं ना? नमी 10%, आर्द्रता 10% होनी चाहिए, नमी की मात्रा 10%, तब जाके खदान में कोई कीड़ा नहीं आएगा। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कोबाल्ट आवश्यक तत्व है। अगर मिट्टी में कोबाल्ट नहीं होगा तो दाल नहीं उगेगा। भले राइजोबियम जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन को ना नाइट्रेट में बदल देगा तो भोजन तैयार हो गया, लेकिन और सभी चीज भी तो चाहिए। खाली नाइट्रेट से तो दलहनी फसल नहीं लगेगा, तो कोबाल्ट जरूर रहना चाहिए कम से कम। बाकी सब नहीं रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन कोबाल्ट रहना जरूरी है मिट्टी में दलहनी फसल के लिए। तो इस हिसाब से हम लोग आज बेसिक बातें कुछ जाने और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी 10-15 सेट करेंगे कल, और फिर आगे पढ़ेंगे।